हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज केडी स्टडी बाई राजा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला का व्यंजन। तो मित्रों, जल्दी जल्दी आ जाइए और जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। और एक बार आवाज़ क्लियर आ रही है उसके बारे में आप बता दीजिए। सभी को राम राम, नमस्ते, जय हिंद। जल्दी क्लास को शेयर कर दें मित्रों, फिर हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और टॉपिक का नाम है व्यंजन। वर्णमाला में हम स्वर को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। तो इसमें आज टॉपिक में हम व्यंजन को क्लियर करेंगे जो बार बार एग्जाम में आता है मित्रों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम उन सब चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, टॉपिक का नाम है व्यंजन। टॉपिक है हमारा व्यंजन। तो व्यंजन टॉपिक को क्लियर करना है। तो इसमें एक चीज होती है मित्रों, KTMDO, KTM2। इसको हम बोलते हैं KTM2। तो इसी लाइन को हम लिखते हैं कचट तप, कचट तप। तो मित्रों, साफ दिखाई दे रहा है ना बोर्ड? एक बार कमेंट करके बता दें। ठीक। तो KTM2, तो K फॉर कंठ होता है, T फॉर तालु, M फॉर मूर्धा, D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ होता है। तो ये दंत का स्वर में कोई उच्चारण नहीं होता क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन किसी की सहायता का मतलब है कि वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये कितने हैं मित्रों? ये हमारे हैं 5। तो हम इसमें 5 वर्ग बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब जो हमने ये KTM2 को लिटा के डाला है तो हम इसको खड़ी पंक्ति में डाल देंगे मित्रों। खड़ी पंक्ति में हम इसको डालेंगे तो KTMDO। तो जब हमने इसको खड़ी पंक्ति में डाल दिया तो खड़ी पंक्ति में आप देखेंगे कि कचट तप। तो कचट तप हम इसके सामने लिखेंगे पहले वाले वर्ग में, कचट तप। कचट तप, कचट तप पहला वर्ग होता है और तीसरा वर्ग होता है मित्रों गजड़ दव, गजड़ दव। पहला वर्ग कचट तप, तीसरा वर्ग गजड़ दव। पहला कचट तप और तीसरा गजड़ दव। पहले वाले वर्ग से ही हम 5वां वर्ग बनाते हैं। पहले वाले वर्ग से ही कौन सा वर्ग बनाते हैं हम? 5वां वर्ग बनाते हैं। तो पहले वाले वर्ग से 5वां वर्ग कैसे बनेगा? तो कचट तप हमारे सामने लिखा हुआ है। तो देखिएगा, अगर च है तो इस च फॉर चम्मच होती है, तो इसका हम क्या कर दें? मुंह फाड़ दें। तो इसमें एक तो आपकी ये वाली अड़े, एक आपकी ये वाली और एक आपकी ये वाली, ये 3 अड़े होती हैं। इन 3 अड़े का क्रम नहीं पता होता, क के बाद कौन सी अड़े आएगी, च के बाद और ट के बाद कौन सी अड़े आती है। तो यह जानेंगे। 6 चम्मच है तो मुंह फाड़ दिया चमचा, तो इसका मतलब ये वाली अड़े हो गई। ट टमाटर है, इसकी टांग पकड़ के ऊपर को खींच दिया मित्रों, तो आकृति का रूप धारण कर लिया अड़े। और आपके सामने त है, इसकी टांग पकड़ के मोड़ दिया तो आकृति बन गई न। और प है, इसकी टांग पकड़ के मोड़ी तो क्या बन गई? मैं। तो क कबूतर को मोड़ा तो ये वाली अड़े बन गई। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं समझ में आ गए। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों और क्लास को शेयर कर दें। आगे देखिएगा, कचट तप वाला जो लाइन है ये मैंने इसको लिख दिया। च से चम्मच सी, चमचा, ट से ये अड़े और त से न बन रही थी और प से मैं बन रही थी। तो मित्रों, पहला, तीसरा, 5वां वर्ग हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहीं से हम देखेंगे और जब हम संधि पढ़ेंगे तो वहां नियम आता है, पहले वर्ग को तीसरे वर्ग में बदलते हैं और 5वां वर्ग पहले में बदलता है।
तो संधि को पढ़ते टाइम भी हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी और इस चीज को गौर से देखें। अब हम इसके अंतर्गत जो आने वाले शब्द हैं हम उनको बड़े आसान तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कै के बाद खे, गे, घे, चे, छे, जय, झे झंडा, अड़े खाली, टे टमाटर, ठे ठटेरा, डे डलिया, ढे ढक्कन, अड़े खाली, ते तराजू, थे थर्मस, दे दवात, धे धनुष, ने नल, पे पतंग, फे फल, वे बकरी और भय भट्टी। तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों वर्ग क्या हो चुके हैं, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन पांचों वर्ग में हमें क्या जानना है, तो हमें इसमें जानना है मित्रों, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और प्राण का मतलब क्या होता है, प्राण का मतलब होता है श्वास वायु। जब तक श्वास वायु है जब तक प्राण है। और महा का मतलब क्या होता है, महा का मतलब होता है अधिक। तो यहां से हम परिभाषा करेंगे, हम व्यंजनों का क्या कर रहे हैं, व्यंजनों का कर रहे हैं हम उच्चारण। क्या कर रहे हैं व्यंजनों का, व्यंजनों का हम कर रहे हैं उच्चारण। तो हम जो व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं तो हम यहां से देखेंगे कि यहां से हम परिभाषा बनाते हैं। और परिभाषा कैसे बनेगी, तो यहां से देखेंगे मित्रों, यहां परिभाषा को आपको याद नहीं करना, केवल यहां से शब्द से ही सीखना है। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है, एक अघोष होता है और एक सघोष या घोष होता है, संघोष या घोष होता है। तो इनमें हमें परिभाषा को याद अलग से नहीं करना, केवल शब्द के ही हिसाब से हमें याद करना है। तो अल्प प्राण में हम देखेंगे ये क्या है, व्यंजन, क्या कर रहे हैं, उच्चारण। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु कम और कमजोर होकर निकलती है, वही हमारा क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु कम और कमजोर होकर निकलती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा महाप्राण की, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है या वायु गर्म होकर निकलती है या है की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसी को क्या कहते हैं, हम महाप्राण कहते हैं। और अघोष की परिभाषा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय केवल श्वास वायु निकलता है, उसको क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। सघोष की कोई परिभाषा किताब के अंतर्गत नहीं होती है। और हम देखेंगे कि जब हम अघोष और सघोष देखते हैं तो अघोष का मतलब होता है कम कंपन और सघोष का मतलब होता है ज्यादा कंपन। तो जहां कम कंपन हो वो अघोष वर्ण होते हैं और जहां ज्यादा कंपन होती है उसको क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। परिभाषा को नोट कर लेना कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु कम और कमजोर मात्रा में निकलती है उसको अल्प प्राण, और व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले, है की ध्वनि सुनाई पड़े अर्थात वायु गर्म होकर निकले, उसे महाप्राण कहते हैं। और अघोष जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय केवल श्वास वायु निकलती है उसको क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। तो यहां से मैंने इसको साफ कर दिया है मित्रों। और आगे हम देखेंगे व्यंजनों का क्या कर रहे हैं हम, उच्चारण। अब इसमें से हम देखते हैं मित्रों, जो हमारे ये पांचवा वाला वर्ग है, जो हमारा पांचवा वाला वर्ग है ये वाला, तो इस पांचवें वाले वर्ग को पंचमाक्षर कहा जाता है। दिखाई नहीं दे रहा होगा मित्रों, पेन दूसरा लेते हैं। इसको कहा जाता है पंचमा अक्षर, या इसी को कहा जाता है नासिक्य। नासिक्य जो पांचवा वाला वर्ग होता है ये हमारा क्या होता है, पंचमाक्षर या नासिक्य। पंचमाक्षर या नासिक्य इसको क्यों कहा जाता है,
क्योंकि ये पांचवें वर्ग में आता है और नासिका का मतलब है कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे इन वर्णों को बोलते में श्वास वायु मुंह के साथ साथ नाक से भी आती है, तो इसका संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि नासिका का संबंध किससे होता है, तो नाक और मुंह दोनों, नाक और मुंह दोनों से, नाक और मुंह, नाक और मुंह दोनों से। क्वेश्चन है अनुनासिका का संबंध या नासिका का संबंध किससे होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। आगे देखेंगे मित्रों, ये जो हमारे सामने नजर पड़ रहा है ये वाला झ, इस वाले को क्या कहा जाता है, तो इस वाले को हम अमानक अमानक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, अमानक वर्ण कहते हैं, अमानक वर्ण कहते हैं। अमानक वर्ण, अमानक वर्ण इसको क्यों कहते हैं, इसको अमानक वर्ण इसलिए कहते हैं कि जो 14 सितंबर 1949 को जो वर्ण संविधान में सम्मिलित कर लिए गए उनको मानक, और जो नहीं किए गए उसको अमानक कहा जाता है। अमानक इसको कहा जाता है, इसकी आकृति ये वाली और ये दोनों आकृति ही क्या होती हैं, अमानक होती हैं। इस डेट को शामिल नहीं किए गए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अमानक कहा जाता है। तो अमानक ये दोनों होते हैं, ये रूप और ये रूप अमानक है। पहले ये था और ये था। इसको अगर हम झूला लिखें तो झूला ऐसे लिखी मिलती है मित्रों, ऐसे ही झंडा लिखा मिलता है। तो समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है, अमानक वर्ण होता क्या है, ये दोनों अमानक होते हैं। और झूला ऐसे लिखेंगे। अमानक क्यों होता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो वर्ण संविधान में शामिल किए गए वो मानक, और जो शामिल नहीं किए गए वो अमानक वर्ण होते हैं। आगे हम देखते हैं मित्रों, इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं, आप उतार लें एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लें मित्रों, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं मित्रों। इसको पंचमा अक्षर या नासिका कहा जाता है, इसको अमानक कहा जाता है। यहां आप एक चीज और गौर करेंगे, यहां जो ये होता है डे और डे, यहां बिंदी नहीं होती। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम ऐसे बिंदी के रूप में पढ़ते हैं, बिंदी के रूप में। तो ये बिंदी के रूप में बनेगा, तो ये आगे चल के क्वेश्चन बनेगा। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं अल्पप्राण महाप्राण की हमने परिभाषा को जाना था, और उस परिभाषा के जानने के बाद हमें ये भी जानना है कि ये कौन कौन से वर्ग होते हैं। तो आप सबसे पहले इन चीजों को जानें। तो सबसे पहला जो वर्ग है ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है। दूसरा वाला वर्ग महाप्राण होता है, फिर अल्प प्राण होता है, और फिर महाप्राण होता है, और फिर अल्प प्राण होता है। तो अल्प महा अल्प ये इस तरह होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण और अल्प प्राण। आगे इसी में वर्ग जानना है हमें, अघोष और सघोष कौन से होते हैं। तो जो दोनों शुरू के होते हैं मित्रों, वो दोनों शुरू वाले हमारे अघोष होते हैं। अघोष और अघोष ये दो होते हैं शुरू के, बाकी तीनों संघोष या घोष कहूं एक ही बात है। तो ये हमारे बाद के तीनों क्या होते हैं, घोष होते हैं। शुरू के दोनों अघोष होते हैं, बाद के तीनों सघोष या संघोष होते हैं। पहला अल्पप्राण, फिर महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण। तो
1 3 5 पे अल्प प्राण आता है, तो अल्प प्राण का जो क्रम है वो 1 3 5 होता है, और महाप्राण जो होता है वो 2 और 4 होता है, और अघोष जो होता है वो पहला और दूसरा वर्ग होता है, और सघोष संघोष जो होता है वो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग होते हैं। यहां से हम देखेंगे, परिभाषा मैंने आपको बता दिया है, अमानक वर्ण मैंने इसमें बता दिया है, पंचमा अक्षर इसमें मैंने बता दिया है। पंचमा या नासिक के आप नाक को बंद करके बोलेंगे न, तो न स्पष्ट नहीं बोली जाती, इसका मतलब नाक से क्या निकलती है, वायु निकलती है। तो इसमें हम अब जो टॉपिक लेंगे, इसमें हम इस वाले टॉपिक को लेने से पहले हमें यह देखना है कि इनको क्या कहा जाता है और किस नाम से इनको जाना जाता है। तो ये कितने हैं, तो इनका जो नाम है मित्रों, इसका नाम है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है, ये होते कितने हैं, 25। कैसे लेके मैं तक, कैसे लेके मैं तक, यहां से शुरू करेंगे और यहां तक हम देखेंगे तो 25 होते हैं, 5 10 15 20 और 25। तो ये स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। और यहां से दूसरा क्वेश्चन है, स्पर्श ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। तो जब ये बात करता है तो ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन तो तीनों से और है होते हैं, लेकिन जब भी बात करें ये स्पर्श की, ऊष्मीय की, तो मित्रों 6 वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है, 6 वर्ग होता है। कितने होते हैं, 5 होते हैं। 6 चरखा, 6 छाता, जय जहाज, जय झरना या जय झंडा, और अइया वाली अड़े खाली, ये होते हैं। स्पर्श ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन की बात करता है तो 5 होते हैं, 6 वर्ग होता है। अगर आपसे वर्ग पूछता है तो 6 वर्ग होता है, और 6 6 जय जय अड़े 5 होते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श ऊष्मीय संघर्षी कौन से होते हैं, अमानक कौन सा होता है, तो अमानक भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट है, हम इस चीज को जानेंगे मित्रों। आगे देखते हैं हम ये क्या है। तो ये जो हमारा होता है ये डे और डे, इसको मित्रों द्विगुण कहा जाता है, उत्क्षिप्त कहा जाता है, उत्क्षिप्त कहा जाता है, और इसी को ताड़नजात कहा जाता है। ताड़नजात नाम से भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन कौन से होते हैं, तो ये 2 होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कितने होते हैं, तो मित्रों क्या होते हैं, 2 होते हैं। अब अगर हम बात करें ऐसे लिखें तो ये डे और डे है, डे ढक्कन, डे डमरू, डे ढक्कन, लेकिन ये डा और ढा होता है, इसलिए 2 गुण होते हैं। और ताड़नजात ऐसा लगता है जब हम ढा और ढा बोलते हैं तो जैसे हम जबरदस्ती इसको बाहर निकाल रहे हो, इसलिए इसको ताड़नजात कहा जाता है। इसको फेंका हुआ भी कहा जाता है, और ये 2 गुण तैयार करता है। तो आगे हम बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो हमें जानना है। तो अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले और वे होते हैं। कौन कौन से, ये, रे, ले, वे होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इसमें से यहां से क्वेश्चन पूछता है मित्रों कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं, तो अर्ध स्वर ये और वह होते हैं, ये और वह होते हैं। अब ये अर्धस्वर क्यों बोले जाते हैं, तो इसको जानते हैं। तो अर्धस्वर इसलिए बोले जाते हैं, अगर शब्द लिखा है पढ़ाई
तो आप इसको लिखते हैं पढ़ाई। आप इसको प्रयोग करते हैं, आप देखेंगे जो ई लिखा हुआ है तो इसके स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया, ई। यह जो होता है यह और इसका बड़ी ई, तो जो यह है ये हमारा क्या था, व्यंजन था, और व्यंजन के साथ क्या जुड़ा हुआ था, स्वर जुड़ा हुआ था, और स्वर ही व्यंजन को पूरा करता है। तो यहां हम देख रहे हैं, यहां हम यह को नहीं लेते और यह के स्थान पर हमने क्या ले दिया, ई ले दिया। तो जो हमारा व्यंजन के ऊपर स्वर होता है उसी स्वर को हम अलग लिख देते हैं, और जब हम इसको बोलते हैं तो आप गौर करेंगे, जब हम पढ़ाई बोलेंगे, इस बड़ी ई को बोलेंगे, पूरा शब्द बोलेंगे, तो इस शब्द में इस य की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। इसीलिए ये व्यंजन स्वर को स्थान देता है और स्वर स्थान भी अपना व्यंजन का रूप धारण कर लेता है। तो इसीलिए हम इसके स्थान पर बड़ी ई लगाते हैं। और यहां से दूसरा शब्द अगर मैं लूं तो दूसरा शब्द है जैसे कोवा, तो कोवा को हम क्या बोलेंगे, कोवा बोलते हैं। तो आप देखेंगे जो वा लिखा हुआ है इसका स्वर कौन सा है, इसका स्वर है आ, तो हमने इस शब्द में आ लिख दिया। और जब हम कोआ बोलते हैं, इस शब्द को बोलते हैं, तो इस आ कोआ बोलते में भी इस व वक की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो ये हमारे इसी कारण ये स्वर का स्थान धारण करते हैं। इसीलिए व्यंजन के स्थान को स्वर जब धारण करता है तो उसको क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे तो आगे क्या है इसमें, तो अंतस्थ व्यंजन को हम इसका उच्चारण करेंगे। अंतस्थ व्यंजन का क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमारे होते हैं ये रे ले और व। इनका उच्चारण करेंगे तो इनके उच्चारण में ये दो तो होते हैं हमारे अर्धस्वर, और अर्धस्वर के बाद इसमें हमारे अभी क्या बचे, एक हमारा लय बचा और एक लय बचा। तो एक शब्द होता है पार्श्विक, पार्श्विक, एक होता है हमारा लुडित। तो आप देखेंगे पार्श्विक के अंतर्गत इसमें ध्वनि र है और इसके अंतर्गत ल है। तो इसके पास ऑलरेडी ल है और इसके पास र है, तो इसको किसकी जरूरत नहीं है, र की, और इसको ल की जरूरत नहीं है। तो इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, ल की पड़ेगी, क्योंकि इसके पास र है तो इसको ल की पड़ेगी, और इसके पास ल है तो इसको र की पड़ेगी। पार्श्विक का मतलब होता है जीवा के पिछले वाले भाग से वायु निकलती है, अर्थात बगल वाले भाग से वायु निकलती है। और लुडित का मतलब होता है जीव का कंपन करना। तो हमारे अर्धस्वर, पार्श्विक और लुडित, इन चारों शब्दों को हमने जान लिया है। अब हम इसका पूरी तरह उच्चारण करेंगे। तो उच्चारण कैसे होगा हम देखते हैं। तो उच्चारण हम करते हैं अंतस्थ का उच्चारण, उच्चारण। तो उच्चारण करेंगे तो एक तो होता है मित्रों वर्ण, एक होता है वर्ग, और एक होता है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो हम देखेंगे वर्ग होता है, वर्ग, और वर्ण होता है और उच्चारण स्थान होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि वर्ण कौन कौन से हैं हमारे, ये, रे, ले और व। उससे पहले हम ये देख ले कि अंतस्थ जो ये, रे, ले, व है, इसका मतलब क्या है। उससे पहले, उच्चारण करने से पहले, तो अंतस्थ का मतलब होता है कि श्वास वायु अंदर ही अंदर घूम के खत्म हो जाना। तो जब भी इसको अंतस्थ कहा जाता है, आप हाथ लगा के देखेंगे, जब ये ले वे बोलेंगे, ये ले वे, तो वायु हमारी बाहर नहीं आती, वो अंदर ही अंदर घूम के समाप्त हो जाती है। और यहां से जब आपको याद करना है तो दूसरा तरीका, आ का डंडा खींचेंगे तो यार लव, और जब यार को लव होगा तो अंदर ही अंदर घुटेगा। तो यहां से याद करने का दूसरा तरीका भी मित्रों यही है कि यार लव, तो यार को लव होगा तो अंतस्थ अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, खुश होता रहेगा। तो यहां से
हमने इसको याद करने के लिए एक तरीका सीख लिया कि यह लय होता है अंतस्थ। क्यों अंतस्थ कहा जाता है उसका मतलब भी हमने जान लिया। यह लय वर्ण लिख दिए। उच्चारण जो होता है वो कैसे होता है, तो मैंने आपसे बोला था KTM 2 का जब हम उच्चारण करेंगे तो हम इसमें देखते हैं ये, रे, ले और व। तो हमने इसको ग्राफ को ऐसे लिखा, तो लिखने के बाद हमने क्या सीखा कि हमने फर्स्ट एंड लास्ट को काट दिया, क्योंकि पहला और आखिरी काट दिया। और मित्रों यार का लब है, तो यहां से सबसे पहले हम किसको और खत्म करें, बिचौलिया को खत्म करें। बिचौलिया भी खत्म और आगे पीछे वाले भी सब लोग खत्म, क्योंकि जो आगा पीछा कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया और बिचौलिया भी खत्म कर दिया। तो इन तीनों को मैं यहां से मिटाए देता हूं मित्रों, तो हमारा बचेगा क्या, TD। तो TD बचेगा, तो हम देखेंगे पहला वाला इस पे मिला दिया, दूसरा वाला इस पे मिला दिया और तीसरा वाला इस पे मिला दिया। बचा हमारा एक लास्ट, तो इसको भी हमें जानना है। तो हम यह क्या उच्चारण क्या होता है, T4 मैंने क्या बताया था, तालु होता है। रे का क्या होता है, दंत, D4 दंत होता है। लेकिन जब अंतस्थ व्यंजन और उसमें पढ़ेंगे तो वहां दंत नहीं होगा, वहां क्या होता है, दंतमूल मसूड़ा होता है। क्या होता है, दंतमूल मसूड़ा होता है, दंतमूल मसूड़ा। और लैका जब हम पढ़ेंगे तो लैका भी क्या होता है, दंतमूल मसूड़ा होता है। प्रैक्टिकली करना चाहे तो आपने हाथ लगा के अंतस्थ को चेक किया था। ऐसे ही जब आप ले बोलेंगे ले, तो आप देखेंगे आपकी जीवा दांतों के मसूड़े में टच होती है जब ले बोला जाता है। ऐसे ही रे बोलते हैं तो जीभ कंपन करती है, तो वो उसके सहारे से गुजरती है, इसीलिए हम दंतमूल मसूड़ा उच्चारित कहते हैं। अब बात करें वह वक वाले की, तो ये जो होता है इसमें कुछ नहीं दिया, लेकिन ये मित्रों ये होता है दंतोष्ठ प्लस निचला होठ। दंतोष्ठ प्लस निचला होठ होता है, क्योंकि इस वह वक को बोलने में दांतों पे खिंचाव होगा होठों का, और निचले वाले होठ से ये ध्वनि निकलती है। तो इसमें जो वर्ग होता है, अब हम देखेंगे इसमें वर्ग कौन सा होता है। तो वर्ग मतलब विशेषण, अर्थात तालु किस में से निकलता है, तो मित्रों तालव्य में से क्या निकलेगा, तालु। दंतमूल मसूड़ा किस में से निकलता है, वत्सर्य में से निकलता है। दंतमूल वत्सर्य में से निकलता है। इस वैवक का कोई भी वर्ग नहीं होता। आगे जानेंगे हम इसको कि इनको क्या क्या कहा जाता है। तो मित्रों ये चारों जो होते हैं, क्योंकि यार का लब है तो बड़ा हल्का होगा, अल्प प्राण होगा, कभी भी टूट सकता है, अल्प प्राण की भांति चलता है। और दूसरी चीज इसमें देखेंगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थात बहुत दम लगाना पड़ेगा, संघोष या घोष, बड़ी दादागिरी सी करनी पड़ेगी। तो ये चारों ही वर्ण क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, और चारों ही क्या होते हैं, संघोष होते हैं। और वर्ग की बात करें या के वर्ग की बात करें तो तालव्य, और उच्चारण की बात करें तो तालु। अगर उच्चारण पूछे तो आंसर तालव्य मत लगा देना, और वर्ग पूछे तो आंसर तालु मत लगा देना। वर्ग पूछे तो वर्ग वाला आंसर, उच्चारण पूछे तो उच्चारण वाला आंसर। और ये होते कैसे हैं, अल्पप्राण होते हैं, सघोष होते हैं। और ये चारों आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें आगे टॉपिक है हमारा ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन तीनों स होते हैं और इनके साथ है होता है। तो इनको याद करने का एक ही तरीका है मित्रों। इनको कैसे याद करें, तो जरा देखना, गौर करना मित्रों। मैंने एक शब्द लिखा है शेषनाग है। तो शेषनाग है, अगर एक शेषनाग है तो यहां मित्रों अगर किसी व्यक्ति को लिटा दिया,
और वो नींद में है और उसकी झलक पड़ जाए किस पे, शेषनाग पे, या किसी व्यक्ति की टांग टूटी हुई है और व्यक्ति लेटा हुआ है और वहां से सांप आ जाए तो वो क्या करता है, उठ के भग जाता है। तो उठ के भगेगा, तो यहाँ तो शेषनाग है तो टूटे हुए टांग वाला व्यक्ति में भी क्या आ जाएगी, उसमें आ जाएगी। तो यहाँ क्रम से भी याद हो जाता है और ट्रिक से भी याद हो जाता है। तो ये हमारा क्रम और ट्रिक दोनों होते हैं मित्रों। तो हम देखेंगे अब इसमें आगे कि इसमें वर्ण, वर्ग और उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो अब हमें देखना है कि इसमें कैसे कैसे होते हैं उच्चारण और ये इसके वर्ग। तो मित्रों यूपी पुलिस ने इन ग्राफों में से क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैंने अभी आपके सामने लिया था KTMDO। तो से और है। मैंने फर्स्ट एंड लास्ट काटा था अंतस्थ वाले में, फर्स्ट एंड लास्ट काटा था, लेकिन वहां यार का लब था तो हमने बिचौलिया को भी खत्म किया था और आगे पीछे वाले भी खत्म किए थे। यहां हमने आगे पीछे वाले खत्म किए हैं। ऊष्मीय का मैटर है, अंदर से ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसलिए यहां बीच वाले को जीवित रखते हैं। तो यहां से मैं इन दोनों को मिटा देता हूं। तो आइए दोस्तों मिलान करते हैं इनका, और मिलान करने के बाद बचा क्या है, बचा तो अब इनका हम उच्चारण स्थान बड़े आसानी से लिख सकते हैं। से का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा, इस से का मूर्धा होगा, और इस से का अभी मैंने बताया था यहां दंत मूल मसूड़ा होता है, खाली नहीं होता, और है का उच्चारण स्वर यंत्रीय अर्थात कंठ के भीतर। अगर आप है को बोलेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे गले में रखा हो, उसको हम निकाल के फेंक रहे हो। तो इसमें हमने ये जान लिया। अब हम इसका वर्ग क्लियर करते हैं। तो वर्ग क्लियर करेंगे तो वर्ग में क्या आएगा मित्रों, तालु किस में से निकलता है, तालव्य में से निकलता है। तो तालव्य होगा इसका वर्ग, और मूर्धा मूर्धन्य, और दंतमूल मसूड़ा का वत्सर्य, और है का कोई भी वर्ग नहीं होता। अब इसमें हम जानेंगे, यहां तक चीजें क्लियर होंगी उम्मीद करता हूं मित्रों। सभी को राम राम, जय हिंद, नमस्ते। आगे देखिएगा, टॉपिक पे ध्यान दें। ये चारों ही हमारे क्या होते हैं, चारों ही हमारे महाप्राण होते हैं, चारों ही हमारे महाप्राण होते हैं। लेकिन ये तीनों जो होते हैं ऊपर वाले मित्रों, ये अघोष होते हैं, और ये से जो होता, ये है जो होता है, ये है हमारा क्या होता है, सघोष होता है। महाप्राण तो चारों होते हैं, लेकिन 3 अघोष होते हैं और इनमें एक सघोष होता है, इसलिए ये मैंने अलग अलग लिखे हैं। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी। और मित्रों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर क्लास अच्छी लगे या ना लगे तो क्लास के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें, जरूर मुझे बताएं। अब हमने यहां से ऊष्मीय भी क्लियर कर लिया और अंतस्थ भी क्लियर कर लिया। अब हम इसको एक बार इसका उच्चारण देखते हैं मित्रों। ये रे ले वे, से है। हमने इन चारों को लिख लिया, इनके में दोनों के आंसर एक ही बार में बताए देता हूं मित्रों। अब हम देखेंगे इसमें कि हमने लिखा क्या, KTMDO। हमने क्या लिखा, KTMDO। यहां तक चीजें मैंने लिख ली जो आपको समझ में आ गई होंगी। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम पहला और लास्ट क्या कर देते हैं, काट देते हैं। वो मैंने काट दिया दोनों ग्राफों में। हम दोनों का उच्चारण कर रहे हैं, अंतस्थ और ऊष्मीय का। यहां किसको मार दें, विचौलिया को खत्म कर दें, लेकिन नीचे वाले में नहीं करना। तो जो जो मैंने मित्रों यहां से काटे हैं उनको हम यहां से मिटाई देते हैं, साफ कर देते हैं। तो यहां से ये साफ हो गए, तो बचे हमारे ये। और इस ग्राफ के माध्यम से देखो नीचे वाला पूरा ग्राफ हमारा
कंप्लीट हो चुका है। बचा क्या, एक है बचा, इसका मतलब इसको यहाँ छोड़ दें और मिलान करना ऊपर भी शुरू कर दें। तो यहाँ जब हम मिलान करेंगे तो यहाँ ये दो हमारे डी पे आते हैं, यहाँ हमने एक छोड़ दिया क्योंकि दो ऊपर रह जाते, एक नीचे है तो एक ही ऊपर छोड़ा है, तो मिलान कर दिया। इस सै का मतलब तालु, इस सै का मतलब मूर्ध और इस सै का मतलब दंत, य का मतलब तालु, रै का मतलब दंतमूल मसूड़ा और लय का मतलब दंतमूल मसूड़ा। तो यहां इन दोनों में सै जो ये जो डी होता है ये दंतमूल मसूड़ा होता है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। ये दोनों ग्राफ आपके पीछे मैंने अभी बताए थे। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन 6 क्षत्रिय, तय त्रिशूल, गै ज्ञानी और सश्रमिक होते हैं। अब इनको हमें देखना है ये किस किस से मिलके बनते हैं, तय त्रिशूल, गै ज्ञानी और सश्रमिक। तो हम देखेंगे जब हमारे सामने एक शब्द लिखा रहता है कक्षा, तो हम देखेंगे इस कै के बाद एक कै की ध्वनि और सुनाई पड़ती है, एक कै की ध्वनि और सुनाई पड़ती है। और कक्षा, तो इसके साथ ये वाले सै की ध्वनि आती है। इसका मतलब है कि इस कै के साथ ये सै आता है, इसमें हलंत लगाएंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, स्वर बाहर हो जाएगा। तो इसके मिलने से छ क्षत्रिय बनता है। ऐसे ही बात करें त्रिशूल, तो त्रिशूल, तो यहां क्या क्या आए, तय और रे, तय में हलंत लगा और रे पूरा आया, क्योंकि पहला वाला आधा होगा जब ही अगले में जुड़ के इस त्रिशूल का निर्माण करेगा। ऐसे इसमें हलंत लगाएंगे तो इसका स्वर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ज्ञानी है, तो ज्ञानी शब्द को हम देखते हैं मित्रों, यहां से देखेंगे तो सबसे पहले किसका निर्माण करता है, जय बनाता है। और पहला वाला इनमें क्या होता है, आधा होता है, तो ये इसने बनाया। अब इस वाले पोर्शन को हमने यहां जोड़ दिया, तो या तो ए आकृति बनाएगा या ये दो आकृति बनती हैं। पढ़ क्या रहे हैं हम, व्यंजन, तो इसका मतलब स्वर तो आना ही नहीं है, तो आएगा क्या, अइया आएगी। इसमें हलंत लगाया तो इसका स्वर क्या निकला, ए निकला। इसके बाद सिरमिक, तो सिरमिक की बात करें तो सिर, तो सिर में से और रे है, लेकिन सिरमिक का मतलब क्या है, सिरमिक का मतलब है मजदूर, और मजदूर का सिर कैसा होना चाहिए, मजबूत, और मजबूत के लिए हम मजबूत वाली सै रखेंगे। और पहला वाला क्या होता है, आधा होता है और रे, इसमें हलंत लगाएंगे तो इसका स्वर पीछे हो गया। तो क्वेश्चन है कि ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। 6 क्षत्रिय, तय त्रिशूल, गै ज्ञानी और सश्रमिक। ये किस किस के योग से बनते हैं, तो आपके सामने ये भी चीज क्लियर हो चुकी है। तो आगे हम देखते हैं मित्रों, इसमें हम देखेंगे कि हमारे कुल वर्ण कितने होते हैं। हमने स्वर को भी कंप्लीट कर लिया और अब हम व्यंजन को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें हम उसको जानने से पहले, एक तो इसमें काकल्य वर्ण होता है, काकल्य वर्ण, तो काकल्य वर्ण का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो काकल्य वर्ण में कै और है होता है मित्रों। तो जब कोई काकल्य कहेगा तो हम कहेंगे कह, दोबारा कह, तो कै और है होते हैं काकल्य वर्ण। और इसमें एक होता है दसमाक्षर, दसमाक्षर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मित्रों। तो दसमाक्षर पूछेगा तो अगर आप 9 पे हैं और आप 10 की ओर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा। इसका मतलब लगे रहोगे तो 10 पे पहुंच जाओगे, ले और गे होता है। तो आगे देखते हैं मित्रों, इसमें हमारे स्वर कितने थे, हमारे स्वर थे मित्रों 11। हमारे व्यंजन कितने थे, तो व्यंजन थे हमारे 33। 25 हमारे कैसे थे, स्पर्श थे, और 4 हमारे कैसे थे, अंतस्थ थे, और 4 हमारे कैसे थे, ऊष्मीय थे। तो टोटल कितने हो गए, 33 हो गए। तो इसके बाद हमने अयोग वाय वर्ण नहीं लिए, तो अयोग वाय वर्ण लेंगे। ये टोटल कितने हो गए, 44 हो गए। आगे हम इसमें अयोग वाय वर्ण लेंगे, कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं,
2 होते हैं। 2 अयोग वाय वर्ण होते हैं। तो अयोग वाय वर्ण, क्योंकि स्वर कितने लिए 11 है, तो हमारे 2 अयोग वाय वर्ण हो गए और हमारे 2 क्या हो गए, द्विगुण। 2 हमारे क्या हो गए, द्विगुण हो गए। स्वर हमारे 11 होते हैं मित्रों और हमारे व्यंजन 33 होते हैं। टोटल मिलके कितने हो गए ये हमारे, टोटल मिलके हो गए हमारे ये 44। और 44 होने के बाद, ये 44 होने के बाद इसको हम क्या कहते हैं, मूल वर्ण या साधारण वर्ण कहते हैं। इसमें हमारे 4 संयुक्त अक्षर होंगे, संयुक्त अक्षर होंगे अर्थात संयुक्त व्यंजन होंगे। तो टोटल कितने हो गए हमारे, टोटल हमारे हो गए यहां से 52। 11 स्वर 33 व्यंजन, टोटल कितने हुए 44। इनको क्या कहा जाता है, मूल वर्ण या साधारण वर्ण कहा जाता है, साधारण वर्ण कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, हिंदी के कुल वर्ण कहा जाता है। 52। अब देखो अयोग वाय जो 13 लिखते हैं, 11 और 2 13 पूरे हो गए। 33 हमने लिखे, यहां से मैंने द्विगुण भी ले लिए और हमने 4 संयुक्त अक्षर भी ले लिए, क्योंकि 4 हमने संयुक्त अक्षर लिए हैं। 6 क्षत्रिय, 3 त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और 6 सिरमिक। तो कितने हो गए, 35 और 4 कितने हो गए, 39 हो गए। 39 के बाद हमने एक ये वाला लिया था और एक ये वाला लिया था। कितने हो गए मित्रों, कितने हो गए हमारे 33, 2 35 और 4 39 और 2 41। ये 33 नहीं, सॉरी, ये 33 तो ये है, 2 35 और 4 39 और 2 41। ये टोटल हमारे यहाँ 41 आ चुके हैं। लेकिन अभी इसमें आपको 11 स्वर भी तो जोड़ने हैं। 11 स्वर, यहाँ स्वर कहाँ हैं, तो हम इसमें स्वर और ये 2 हमने लिखे, 11 और लिखेंगे तो कितने होंगे, 52 हो जाएंगे। तो 52 हो जाएंगे। उसके बाद में हमने विदेशी स्वर, कौन से विदेशी स्वर हमने पीछे पढ़ा था, कितने होते हैं, 1 होता है। और विदेशी व्यंजन कितने होते हैं, तो विदेशी व्यंजन हमारे कितने थे, 3 थे। तो टोटल कितने हो गए मित्रों, 56 हो गए। तो 56 हमारे हो गए। तो 56 को क्या कहा जाता है, मानक वर्ण कहा जाता है। तो इसमें एक कौन सा होता है, तो एक तो हमारा ओ होता है और 3 जो होते हैं ख, जय और फै, जिनको नुक्ता भाषा में कहा जाता है, ये होते हैं। तो आपके समझ में आ गए होंगे मित्रों। ये हमारे 33 और 2 35 और 4 39, 2 41 और इसमें 11 क्या जोड़ेंगे, स्वर जोड़ेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 52 हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक था व्यंजन, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। और मित्रों क्लास को शेयर कर दें। क्लास अच्छी लगे या क्लास अच्छी ना लगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और क्लास अच्छी लगे तो मित्रों क्लास को शेयर करें और क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल करें। और अगला जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक होगा शब्द। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं और हर टॉपिक के बाद हम एक प्रश्नों की श्रृंखला पहले करेंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक करेंगे। तो इस टॉपिक के बाद हम पहले प्रश्न उत्तर क्लियर करेंगे, इस टॉपिक से जो जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को करेंगे। और मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ।